कहानी शुरू होती है एक आदमी के साथ जो खून से लथपथ है और सांस लेने के लिए जूझ रहा है। उसने सोचा कि वे कितना दूर आ चुके हैं। लेजर की किरणें उन पर बरस रही थीं। वो इस उम्मीद से चिपका रहा कि शायद बस शायद वे दुश्मन को हरा सकें। लेकिन एक पल में कुछ ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया। वो ठिठक गया। उसे एक क्षण लगा ये समझने में कि अब उसके सीने में एक छेद है। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ, ये तो एक घातक प्रहार था भाई। वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कैसे वो बिना कुछ किए मर जाएगा। उसकी धुंधली आंखें सीधे सामने टिकी थीं। वो एक उड़ने वाले मानव जैसे प्राणी को देख रहा था जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसे लिक्विडेटर कहा जाता था। एक दिन ये अज्ञात प्राणी प्रकट हुआ और उसने पूरे एक महाद्वीप को तबाह कर दिया। इस दुनिया में इन राक्षसों के खिलाफ मानवता की रक्षा के लिए एक विशेष समूह बनाया गया था। पहला सदस्य था एक ऐसा आदमी जो एक विशाल उल्कापात से बिना एक खरोंच के बच गया था, सिर्फ एक ढाल का इस्तेमाल करके। ध्यान दो, इस वजह से लोग उसे दुनिया का रक्षक ढाल ब्रायन मिलर कहते थे। इसके अलावा एक महान ऋषि थी जिसके पास एक पूरे डिवीजन के बराबर शक्ति थी। वो थी महान ऋषि बेला ऑलब्राइट। साथ ही एक तीरंदाज था जिसने एक ही शॉट में एक विशाल ड्रैगन को मार गिराया था। उसका नाम था जेकब ब्लूमफील्ड द डिवाइन आर्चर। फिर था अब तक का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज स्वॉर्ड सेंट एमी वाइट। और फिर थी वे एक समूह जिसे सपोर्ट यूनिट कहा जाता था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। मौत के कगार पर खड़ा आदमी हमारा मेन कैरेक्टर था फुट सोल्जर ग्रेली, जो सोचता था कि वे बस बलि के बकरे हैं। उसने उन एलीट ग्रुप की लड़ाई देखी और सोचा कि वे तो किसी और ही लेवल पर हैं। वो जानता था कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के ग्रेजुएट्स कमाल के हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच का फासला इतना बड़ा होगा। उन एलीट्स ने लिक्विडेटर पर ऐसे हमले किए जो उसे जाकर लगे। इससे उसे बुरा लगा क्योंकि वो सोचने लगा कि क्या सपोर्ट यूनिट का वहां होना भी मायने रखता है। एमी लिक्विडेटर के साथ लड़ाई में जुटी रही। उसने तेजी से तलवार चलाकर उसे भेदने की कोशिश की। ग्रे ने दांत पीसे। इतना बड़ा फासला देखना, भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की हो, इतना दर्दनाक था कि वो रो पड़ा। लिक्विडेटर ने चतुराई से तलवारों को टाला जब तक कि एक ब्लेड ने उसे खरोंच नहीं दी। वो प्रभावित हुआ कि एमी उसे चोट पहुंचा पाई, इसलिए वो गंभीर हो गया। उसने एक तेज प्रहार किया और उसने एलीट के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। वे खून की धार के साथ गिर पड़े। ग्रे की आंखें सदमे से फैल गईं। लिक्विडेटर ने अब अपनी असली स्किल दिखाई। अब वो खेल नहीं रहा था। ग्रे को यकीन नहीं हुआ कि उसने उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दिया। उसे ये मानना दुखद था कि उनका जीतना असंभव है। वो अपने खून के गड्ढे में लेटा था, लेकिन अभी भी होश में था। उसका दिल भेदे हुए समय बीत चुका था, तो ये उसके लिए एक पहेली थी कि वो अभी भी जिंदा क्यों है। जब उसका खून टपका, किसी ने कमजोर स्वर में बोला, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। खून की बूंद एक छोटी सी रोशनी में बदल गई और अंततः ये एक संदेश बन गया। ग्रे को आगे आने के लिए बुलाया गया क्योंकि उसके पास महान शक्ति है। वो हैरान होकर जागा। जब उसने अपने आसपास देखा तो ये एक अंधेरी जगह थी जिसमें कई पत्थर की संरचनाएं थीं। तो उसने पूछा कि वो कहाँ है। उसे लगा कि ये मृत्यु लोक है, हालांकि ये काफी सुनसान था। इसके अलावा उसने देखा कि कोई एक सिंहासन पर बैठा था। ये व्यक्ति एक देवता जैसा लगता था, काले कपड़ों, सींगों और माथे को ढकने वाले पर्दे के साथ, और उसके सीने पर एक सुनहरा निशान था। उसका चेहरा शांत और स्थिर था। उस रहस्यमयी प्राणी ने उससे कहा कि वो मरा नहीं है और उसे बताया कि उसके शारीरिक घाव पहले ही ठीक हो चुके हैं। फिर ग्रे के दिमाग में कुछ आया। उसका घायल शरीर एक स्क्रीन पर दिखाया गया। उसने पूछा कि क्या उसने उसे ठीक किया। उसने जवाब दिया कि ये वो नहीं था, बल्कि ये ग्रे की अपनी शक्ति थी। इससे ग्रे उलझन में पड़ गया। रहस्यमयी प्राणी उसे समझा नहीं सका क्योंकि वो भी ग्रे की शक्ति का ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाया था, लेकिन उसने गारंटी दी कि उसकी शक्ति लिक्विडेटर से भी ज्यादा है, बशर्ते वो इसे ठीक से नियंत्रित कर सके। ग्रे ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे लड़ाई जीत सकते हैं। उसने जवाब दिया कि वो नहीं जानता और उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वो भी मानता है कि उन्हें लिक्विडेटर से छुटकारा पाना चाहिए। यही कारण है कि वो खड़ा हुआ और उसने ग्रे के सीने में छुरा घोंप दिया ताकि वो जा सके। फिर एक चमकीली नीली रोशनी दिखाई दी। ग्रे के सीने पर एक मैजिकल गोला प्रकट हुआ। उस आवाज ने घोषणा की कि वो उसे अपनी शक्ति उधार देगा। आखिरकार ग्रे अपने खून से सने शरीर पर जागा। उसने अपनी तलवार पकड़ी। तलवार की नोक काली ऊर्जा से ढकी थी। उसे बताया गया कि ये उसकी अपनी शक्ति है। रहस्यमयी प्राणी ने उसे बताया कि उसकी शक्ति ऐसी चीज नहीं है जो नंगी आंखों से दिखाई दे। ग्रे समझ गया। लिक्विडेटर ने तब उसे नोटिस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रे ने लिक्विडेटर पर तलवार चलाई। उसने उसका चेहरा देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि अभी भी एक मजबूत इंसान बाकी है। उसका सीना खरोंच गया। ग्रे को एहसास हुआ कि उसके हमले ने कुछ नुकसान पहुंचाया। वो जोश में आ गया। उसने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन लिक्विडेटर ने उसे चेतावनी दी कि उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अगले ही पल ग्रे को झटका लगा। उसे समझने में वक्त लगा कि आखिर हुआ क्या। उसका शरीर 2 हिस्सों में कट चुका था। केवल उसका निचला हिस्सा बचा था और खून फव्वारे की तरह बह रहा था। लिक्विडेटर ने उसकी तारीफ की कि उसने उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। अचानक
एक काला धुंध क्षेत्र को ढकने लगा और एक हुड वाला आदमी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर मास्क था, उसका शरीर काले ज्वाला जैसा लग रहा था। उसने अपनी विशाल काली तलवार उठाई। लिक्विडेटर हैरान था। उसने तुरंत अपने चारों ओर एक बैरियर बनाया। काली ज्वाला उसके चेहरे के बाईं ओर बुझ गई और वहां से ग्रे को पहचाना जा सकता था। लिक्विडेटर ने पूछा, क्या तुम वाकई इंसान हो? ग्रे ने उसे घूरा, फिर उसने उस पर हमला कर दिया। उसकी तलवार बैरियर से टकराई। वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लिक्विडेटर ने कुछ नोटिस किया। उसका बैरियर टूट गया और तलवार ने उसे चीर दिया। उसने फिर पूछा, क्या तुम सचमुच इंसान हो? ग्रे ने जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। ग्रे ने माना कि लिक्विडेटर की ताकत कोई मजाक नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी जिंदा होगा। उसकी सांसें भारी होने लगी। लिक्विडेटर उसके पास आया और फुसफुसाया कि वो उसे बार बार कुचल देगा जब तक वो मर नहीं जाता। लेकिन ग्रे ने पहले हमला किया। लिक्विडेटर कट गया और उसका पीला खून छलक पड़ा। उसने उसे राक्षस कहा, लेकिन वो वहां हार मानने वाला नहीं था। उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश चमकने लगा क्योंकि उसने और शक्ति इकट्ठा की। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। उसने कहा, टाइम्स अप। हमारा हीरो अपनी बिग एस तलवार थामे खड़ा था, लिक्विडेटर के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। ग्रे हैरान था कि अचानक रात हो गई, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके पीछे चला गया। उसने उसकी गर्दन काटने का सोचा, लेकिन उसकी तलवार बैरियर से टकराकर रुक गई। ये उसे हैरानी हुई। लिक्विडेटर ने कहा, ये व्यर्थ है, क्योंकि सच्चे संध्या के इस तल में कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने ग्रे को सलाह दी कि वो अपनी बेकार की जिद छोड़ दे और सितारों को देखे। ग्रे की आंखें फैल गई। सितारा उसकी आंखों में चमक रहा था। वो और बड़ा हो गया और उसकी आंखों में चमकने लगा। लिक्विडेटर ने कहा, ये कितना सुंदर है। ये सूरज जैसा था और अचानक ये आकाश से गिर पड़ा। इसका प्रभाव विनाशकारी था। उस उल्का ने जमीन पर एक गड्ढा बना दिया और हमारा हीरो कहीं नहीं दिखा। लिक्विडेटर को लगा कि अगर वो पूरी तरह चूर चूर हो गया तो वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता, लेकिन वो हैरान रह गया जब एक पोर्टल बनने लगा और वो एक बड़ा जादुई चक्र बन गया। तब किसी ने बोलना शुरू किया, ये कहते हुए कि इतनी बड़ी शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि ये उसे वापस ले जाने के लिए काफ़ी थी। लिक्विडेटर ने पहचाना कि ये क्रोनोस था। क्रोनोस ने उससे पूछा, जो इतनी बड़ी शक्ति रखता है, कि क्या वो उसे सुन सकता है? और चूंकि उसने अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल कर ली थी, उसने उसे अतीत में वापस भेजने का फैसला किया। लिक्विडेटर ने क्रोनोस को कोसा। क्रोनोस ने ग्रे से कहा कि ये वो सब था जो वो उसके लिए कर सकता था। जादुई घड़ी टिक टिक करने लगी। ये उल्टा गिनने लगी। जब ये 1 पर पहुंची, उसने ग्रे से कहा कि उसने दुनिया का भाग्य उसके हाथों में सौंप दिया है। इसके साथ ग्रे घास पर लेटे हुए एक झपकी से जागा। वो हैरान था कि वो कहाँ था। हमारा हीरो एक मैदान के बीच में जागा। आकाश उज्ज्वल था और घास हरी थी। फिर उसने अपनी दाईं ओर देखा और पहचाना कि ये उसका गृहनगर रेनॉडो गांव था। वो उलझन में था क्योंकि ये यहाँ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 15 साल पहले नष्ट हो चुका था। फिर उसे याद आया कि उसे अतीत में भेजने की सलाह दी गई थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि ये वाकई हो गया। उसने अपने हाथ पर खुद को टिकाया, लेकिन उसे घाव दिखा। उस समय के आसपास उसे बेल्डर और बाकियों द्वारा तंग किया जा रहा था। इस बार उसने खुद से कहा कि वो ऐसे लोगों से नहीं हारेगा, लेकिन वो जानता था कि वे लोग ताकतवर थे और वो उन्हें हरा नहीं सकता था। उसने आह भरी और कहा कि लिक्विडेटर को हराना सिर्फ एक सपना था। उसने सोचा कि जब वो थोड़ा और ताकतवर हो जाएगा, तब वो उनके साथ निपटने का तरीका सोचेगा, क्योंकि वो चोट नहीं खाना चाहता था। लेकिन जंगल में चलते हुए दुर्भाग्य से वो उनसे टकरा गया। उनका लीडर सबसे बड़ा गुंडा था, जिसका नाम बेल्डर था। वो 3 युवकों के साथ था। उसने ग्रे से कहा कि वो उसे ढूंढ रहा था और उसे ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। ग्रे सावधान था। बेल्डर ने उसके सामने एक तलवार फेंकी और कहा कि उसे उठा ले। वो भौंचक्का सा दिखा। इसीलिए बेल्डर ने उसे डांटा कि वो बेवकूफ़ बनने का नाटक नहीं करता। वो एक नकली लड़ाई करना चाहता था। ग्रे ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसका घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। उसने निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहा और कहा कि वो तब तक हिस्सा नहीं ले सकता जब तक उसका घाव ठीक नहीं हो जाता। बेल्डर ने जवाब दिया कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तलवार कुंद है। ग्रे ने तर्क दिया कि भले ही तलवार कुंद हो, ये फिर भी लोहे का टुकड़ा है और गलत जगह लगने से चोट पहुंचा सकती है। बेल्डर ने चिल्लाकर कहा कि वो अपना मुंह बंद करे। उसने कहा कि उसे मना करने का कोई हक नहीं है, और अगर उसे तलवार पसंद नहीं है तो वो बिना हथियार के भी लड़ सकता है। बेल्डर तुरंत आगे बढ़ गया। ग्रे हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो उसे निहत्थे होने पर भी मारना चाहता था। ये तो एकदम मॉक अब ऐसा बैटल की नहीं तरह लग रहा था। इंटेंशन पूरी तरह से यही था।
उसने याद किया कि मिलिट्री डॉक्टर ने उसे वापस भेजने से पहले क्या कहा था। डॉक्टर ने बताया था कि उसकी तलवारबाजी में सुधार न होने का कारण वो चोट थी जो उसे बचपन में लगी थी, और अब सोचते हुए उसे लगता था कि यहीं से उसकी हारी हुई जिंदगी शुरू हुई थी। उसने बेल्डर के हमले से बचने के लिए एकदम साइड में कदम रखा, फिर उसे कन्फ्यूजन हुआ। बेल्डर ने अनॉयंस में जीभ चटकाई। ग्रे सोच रहा था कि क्या बेल्डर के हमले हमेशा इतने स्लो होते हैं। उसने एक और हमले से बचने के लिए नीचे झुका। दोनों एक डांस लाइक मोशन में उलझ गए जिसमें बेल्डर हमला करता और ग्रे उससे बचता। उसे रियलाइज हुआ कि बात ये नहीं थी कि बेल्डर स्लो था, बेल्डर को गुस्सा आ रहा था कि वो उसे हिट नहीं कर पा रहा था। तलवार ग्रे के चेहरे से बस 1 इंच दूर थी, लेकिन उसने स्विफ्टली हटकर डॉज किया और उनके बीच की दूरी को कम कर लिया। उसे समझ आया कि सही जवाब ये था कि वो खुद तेज हो गया था। बाकी 3 नौजवानों को उसका ये मूव देखकर शॉक लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से डिफरेंट इंसान बन गया हो। ग्रे तलवार उठाने गया। उसे पता था कि उसका शरीर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, लेकिन उसके पास उन बैटल्स की मेमोरीज थीं जो उसने लड़ी थीं। बेल्डर ने छलांग लगाकर उस पर स्लैश किया। भले ही हमला पीछे से आ रहा था, ग्रे ने अपनी अनइंजर्ड हैंड से तलवार घुमाकर स्किलफुली उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। बेल्डर को चोट लगी और उसने एक छोटी सी सिसकी भरी। ग्रे को एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतना काफी होगा कि बेल्डर के पैर उखड़ जाएं। उसे सवाल उठा कि क्या ऐसे एमेच्योर के खिलाफ लड़ना ठीक है, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये वही गाय है जो पिटी के लायक नहीं है। उसने तर्क दिया कि ये वही ट्रैश लोग थे जिन्होंने उसे टॉर्मेंट किया था क्योंकि वो फाइट नहीं कर पाता था। लेकिन इस बार बात वैसी नहीं थी। उसने अटैक किया जिससे बेल्डर ने अपनी तलवार छोड़ दी। बेल्डर ने लाउडली कर्स किया। ये देखकर कि उसने इतनी आसानी से तलवार छोड़ दी, ग्रे समझ गया कि ये आर्मेचर से भी गया गुजरा है। उसने बेल्डर से कहा कि शायद उसे कभी ट्रेन नहीं किया गया कि तलवार कवार कैसे झेलना है। हमारा एमसीएमसी बेल्डर के सामने आया और बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसने अपनी तलवार पकड़ते हुए कोट किया कि जब तक ब्लेड को डल किया गया है तब तक किसी को मारना टोटली सेफ है। बेल्डर को फिर चोट लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके कंधे से खून बह रहा था जब खून उसके चेहरे पर स्प्लैटर हुआ। उसने लाउडली चीख मारी और घुटनों के बल गिर गया। ग्रे को एक्सपेक्ट नहीं था कि ब्लेड ब्लंट नहीं था, लेकिन जब उसने चेक किया तो वो पूरी तरह ब्लंट थी। अगर ये शार्प तलवार होती तो बेल्डर सचमुच मर गया होता। उसने उन सबको गुस्से से घुला और हमला जारी रखा। बेल्डर को नाक पर चोट लगी। वो बहुत खून बहने लगा और पीठ के बल गिर गया। ग्रे ने डिसाइड किया कि वो ब्लंट एज का ही इस्तेमाल करता रहेगा। वो बेल्डर के ऊपर खड़ा हुआ और पूछा कि वो इतना चीख क्यों रहा है। उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं था जब उसने खुद कहा था कि ब्लंट तलवार सेफ है। उसने डेविलिशली ग्रिन किया। बेल्डर डर गया। उसने उन तीनों नौजवानों पर चिल्लाकर कहा कि वो बस खड़े ना रहें और ग्रे को पीट दें। वो तीनों डर गए क्योंकि ग्रे अचानक से इतना स्ट्रांग हो गया था। एक ने सजेस्ट किया कि वो सब मिलकर पीछे से हमला करें। उन्होंने ग्रे को घेर लिया। ग्रे ने उनसे पूछा कि क्या वो एक और राउंड चाहते हैं। बेल्डर ने उन तीनों को ऑर्डर दिया कि उसे मार डालो। ग्रे ने कहा कि वो इसे इग्नोर करने वाला था, लेकिन अब उसने माइंड चेंज कर लिया। जंगल में सचमुच हंगामा मच गया। वो चारों अंत में पूरी तरह से ब्रूज्ड हो गए। उनके सिर पर बड़ी बड़ी गांठें बन गई और वो अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रहे थे। वो मीकली घुटनों के बल बैठे, अपने हील्स पर वजन डाले, हाथ जेंटली उनकी गोद में रखे हुए थे। ग्रे को याद आया कि वो पहले इन लोगों से कितना डरता था। उसने उनसे पूछा कि क्या वो सीरिया स्पोर्ट्समैनशिप डूजो से हैं। बेल्डर ने जवाब दिया कि कुछ ऐसा ही है। एक ने कहा कि उन्हें लगता था कि वो अब काफी स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए वो लेटली डोजो नहीं जा रहे थे। ग्रे ने मन में सोचा कि उनका स्ट्रांग होने का मतलब क्या है। उसे रियलाइज हुआ कि उसे डोजो से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे पता था कि इसका कुछ यूज होगा। वो डोजो में इंट्रोड्यूस होना चाहता था क्योंकि वहां एंट्री सिर्फ रेफरल से होती है। बेल्डर ने कहा कि किसी और से पूछ लो, क्योंकि अगर उसने अपने मास्टर को बताया कि वो हार गया तो वो इमेजिन नहीं कर सकता कि वो क्या कहेंगे। ग्रे ने बेल्डर के सामने तलवार घुमाई और सजेस्ट किया कि वो बस वही करते रहें जो कर रहे हैं। नेचुरली बेल्डर डर गया। वो चिल्लाते हुए भागा कि डोजो उस तरफ है। सब हैरान थे कि वो कितना तेज भागा। उन तीनों ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें पीछे मत छोड़ो। जल्द ही वो शहर में दाखिल हुए। बेल्डर ने पूछा कि वो डोजो में क्यों जाना चाहता है। ग्रे ने बताया कि डोजो में एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन स्लॉट है। बेल्डर ने कंफर्म किया कि उसने ऐसा कुछ सुना है। आरएमसी ने जवाब दिया कि यही रीजन था कि वो जाना चाहता है। एक लाकी ने कहा कि ग्रे तो पहले से ही इतना स्ट्रांग है कि उसे एकेडमी जाने की जरूरत नहीं। ग्रे ने कहा कि काश ये सचमुच इतना काफी होता, लेकिन उसे पता था कि दुनिया की स्ट्रांगेस्ट लाइनअप भी लिक्विडेटर के सामने कुछ नहीं थी, और जब उसने क्रोनोस की पावर इस्तेमाल की तब भी वो उसे सीरियस होने पर स्क्रैच तक नहीं कर पाया था। उसे आइडिया नहीं था कि उसे उस चीज को हराने के लिए कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। बेल्डर ने लेकिन फिर फिर डोजो भी की उसके दिशा में पास कुछ इशारा क्लूज किया थे। और उसने सिर हिलाया। जिस पल उसका सामना लिक्विडेटर से हुआ, उसे एक पल के लिए लगा कि वो उस अंधेरे शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। और उस पल में उसने जिस चीज पर ध्यान दिया वो थी तलवारबाजी की कला, जो उसे तलवार के संत ने सिखाई थी।
उसने सोचा कि अगर उसने तलवारबाजी में और समय बिताया होता, उसी तरह की परिस्थितियों में जैसे तलवार का संत, तो उसे पता था कि युद्ध का परिणाम शायद अलग हो सकता था। उसे ये भी पता था कि यही कारण था कि क्रोलोस ने उसे वहां भेजा था। आखिरकार वे दोजो पहुंचे और वहां की महिला ने उनकी आवाज सुनी। उसने पक्का करना चाहा कि क्या उन हरामखोरों ने, जिन्हें उसने तलवारबाजी सिखाई थी, किसी आम नागरिक को परेशान करने की कोशिश की और फिर खुद ही पिट गए। उसने जीभ चटकाई। ये महिला थी तलवारबाजी दोजो की प्रशिक्षक सारा। बेल्डर ने समझाने की कोशिश की कि वे उसे परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो बस एक नकली युद्ध था। सारा ने जवाब में उसे इतनी जोर से मारा कि वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया, एक जोरदार धमाके के साथ। बाकी तीनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वे डर से कांपने लगे। सारा को पता था कि बेल्डर बस बहाने बना रहा है। उसने उनसे कहा कि अगर किसी निहत्थे को पीटना नकली युद्ध है, तो फिर जो उसने अभी किया वो भी नकली युद्ध ही था। उसने अपनी तलवार बेल्डर की आंखों के सामने तान दी और कहा कि अब यहाँ से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। उसने ये भी कहा कि अब से वे खुद को दोजो का छात्र नहीं कह सकते। सब ने हाँ में जवाब दिया और डरते डरते भाग खड़े हुए। फिर सारा ग्रे के सामने बैठी और माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसके पुराने छात्रों ने ग्रे को बहुत परेशान किया। ग्रे ने जवाब दिया कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सारा ने उसकी समझदारी के लिए शुक्रिया अदा किया और फिर उसने बात उठाई कि ग्रे को एकेडमी के लिए सिफारिश चाहिए। वो बेल्डर और उन लड़कों की वजह से हुए परेशानी के लिए माफी मांगना चाहती थी। लेकिन जितना वो सिफारिश पत्र लिखना चाहती थी, पहले उसे ग्रे की काबिलियत को परखना था। उसने ग्रे को एक लकड़ी की तलवार दी। ग्रे ने उसे स्वीकार किया। सारा ने कहा कि वो पहला वार कर सकता है और जब भी तैयार हो उस पर हमला कर दे। ग्रे ने हमला शुरू किया। दोजो में उसकी चालों का मूल्यांकन होने लगा। सारा देख सकती थी कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी तलवारबाजी काफी व्यावहारिक है। उसे लग रहा था जैसे ग्रे ने पहले अनगिनत युद्ध लड़े हों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रे को किसी ने सिखाया है या नहीं। उसने सोचा कि शायद उससे लड़ने लायक कोई था ही नहीं। सारा ने हमला किया और ग्रे ने उसे रोक लिया। सारा को समझ आया कि बेल्डर और बाकी लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। वो देख सकती थी कि ग्रे की तलवारबाजी ज्यादातर स्वशिक्षित है, लेकिन कभी-कभी उसकी तलवार की चालें एकेडमी में सिखाई जाने वाली चालों से मिलती-जुलती थीं। इससे सारा को उत्सुक कर दिया कि क्या उसे किसी ने सिखाया था। वो देख सकती थी कि उसकी तलवारबाजी थोड़ी कच्ची है, लेकिन उसने माना कि उसमें प्रतिभा हो सकती है। यही वजह है कि वो उसे एक अनगढ़ हीरा कह सकती थी। अब समय था कि वे इस मुकाबले को खत्म करें। सारा ने हमला किया। ग्रे भी हमला करने वाला था। उनकी तलवारें टकराईं। फिर से दोनों भिड़ गए। सारा को ये अजीब लगा कि ग्रे बिल्कुल भी नहीं डगमगा रहा था और वो निश्चित रूप से उसका मुकाबला कर सकता था। वो बस उसकी काबिलियत को थोड़ा परखना चाहती थी। लेकिन अब उसका सर्वश्रेष्ठ बाहर आ रहा था और उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ग्रे ने इतनी ताकत से तलवार चलाई कि सारा को पीछे हटना पड़ा। उसने सोचा कि शायद ये बस एक जंगली वार था। उस पल में उसने ग्रे की कमजोरी देखी। उसने मौका लिया और मुकाबला खत्म करने का फैसला किया, लेकिन वो चौंक गई और हैरान रह गई। सारा की तलवार आधी कट चुकी थी। इससे ग्रे भी हैरान हो गया, क्योंकि उसे वही पुराना एहसास हुआ जिससे उसे लगा कि उसके पास अभी भी वो शक्ति है, लेकिन इसके साथ एक कमी भी थी। उसे अपने शरीर में इतना तेज दर्द हुआ कि वो घुटनों के बल गिर पड़ा। सारा चिंतित होकर पूछा कि उसे क्या हुआ। ग्रे को एहसास हुआ कि उसका शरीर उस शक्ति के साथ तालमेल नहीं बना पाया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो खड़ा हुआ और जवाब दिया कि वो ठीक है। ये देखकर कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, उसने मन में नोट किया कि इस शक्ति का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं करना चाहिए। उसने सोचा कि वो सारा को इसके बारे में बताए। दूसरी तरफ सारा हैरान थी कि वो उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। ग्रे ने सोचा कि अगर वो सारा को बताएगा तो शायद वो यकीन न करे। उसने बस बहाना बनाया कि वो बहक गया था। लेकिन सारा के मन में ये बात थी कि एक बेसुध लकड़ी के तलवार से उसकी तलवार को काटना असंभव है, और उसे पता था कि ग्रे को भी ये बात मालूम है। सारा की नज़रों को देखकर ग्रे ने पूछा कि क्या हुआ। सारा समझ गई कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसने सोचा, फिर बात उठाई कि ग्रे को क्या चाहिए। एकेडमी की सिफारिश। ग्रे ने जवाब दिया कि उसने सुना है कि सारा उसे सिफारिश दे सकती है। सारा ने कहा कि वो उसे किंगडम की सबसे बेहतरीन शैक्षिक संस्था द रॉयल एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप के लिए सिफारिश कर सकती है। लेकिन उसने ये भी कहा कि वो नहीं चाहती कि ग्रे वहां जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो उस जगह के लिए सूटेबल नहीं है। इससे ग्रे को बुरा लगा। इससे उसकी वो असुरक्षा पक्की हो गई कि उसे ताकत की कमी है, खासकर जब वो आखिरी पल को छोड़कर कुछ खास नहीं कर पाया।
सारा ने उसे बताया कि एक और जगह है जहां उसे जाना चाहिए, और वो है वर्ल्ड यूनियन एकेडमी। ग्रे की आंखें सुनो आश्चर्य से दोस्तों, फैल गईं। ये कहानी है कैसे लड़के की जिसका नाम है ग्रे और उसकी मास्टर सैरा की, जो उसे कुछ ऐसा बताने वाली है जो उसका दिमाग हिला देगा। शॉक। सारा का मतलब था कि उसे सिर्फ किंगडम का बेस्ट बनने से काम नहीं चलेगा, उसे तो दुनिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। ये सुनकर ग्रे का माइंड टोटली ब्लोन हो गया। उसे अच्छे से पता था कि वो जगह वही है जहां से स्वॉर्ड सेंट और बाकी लेजेंडरीज आए थे। उसने पूछा, क्या मेरे जैसा कोई वहां सीरियसली एक्सेप्ट हो सकता है? हैरानी की बात, सैरा ने जवाब दिया, इम्पॉसिबल। उसे पता था कि ग्रे खुद भी ये समझता है, उसका शरीर तो इतना कमजोर है कि तलवार तक ठीक से नहीं चला सकता। सैरा को पता था कि अगर बात रॉयल एकेडमी की होती तो शायद वो अपनी स्किल्स से काम चला लेता, लेकिन वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में उसका ये ट्रिक काम नहीं आएगा। उसने पूछा, इतने कमजोर शरीर के साथ मैंने ऐसी स्किल कैसे हासिल कर ली? ग्रे को भी पता था कि सैरा बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि वो जानता था कि उस एकेडमी के हर शख्स जेन्युइन मॉन्स्टर है और उसके जैसे शरीर के साथ तो वो कम्पीट भी नहीं कर सकता। वो उदास हो गया। सैरा ने उसका एक्सप्रेशन देखा और पूछा, क्यों, तुम इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हो? उसने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम में अभी 9 महीने बाकी हैं। ग्रे ने तर्क दिया, सिर्फ 9 महीने? सैरा ने हामी भरी कि शायद इतना टाइम पर्याप्त ना हो, लेकिन वो चाहती थी कि वो उस पर भरोसा करे। उसने पूछा, क्या तुम अगले 9 महीनों तक सफरिंग के लिए तैयार हो? ग्रे ने जवाब दिया कि उसे सफ़र करना तो नहीं चाहता, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो ये करेगा। उसने सैरा को अगले 9 महीनों तक उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। सैरा को हमारा एमसी यानी ग्रे का जवाब पसंद आया, और बस इसके साथ ही उसका डिमीनर बदल गया, जिसने ग्रे को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। एक डेविलिश ग्रिन के साथ उसने कहा, ये तुम्हारे हेल की शुरुआत होगी। डेज बीत गए और ग्रे ने सैरा के साथ रिगरस ट्रेनिंग शुरू की। वो रिलेंटलेसली ट्रेन करता रहा। ग्रे ने डिलिशियस और कुछ क्वेश्चनेबल मील्स खाए। उसने सैरा के साथ स्पारिंग की और अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को कंटिन्यूअसली होन किया। हमारा एमसी डिटर्मिन्ड था कि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए टाइम पर तैयार होगा। 8 महीने बाद चेंजेस साफ दिखने लगे। सैरा देख सकती थी कि ग्रे अब मस्क्यूलर हो गया है और अब उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ बाकी नहीं था। उसने उसे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाने के लिए इनकरेज किया। ग्रे कंफ्यूज था क्योंकि एग्जाम में अभी 1 महीना बाकी था। सैरा ने समझाया कि जिस जगह वो जा रहा है वहाँ एग्जाम देना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो जगह उसके लिए नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो अर्ली पहुंच जाए। उसने ग्रे को ट्रिप और 1 महीने के खाने के लिए पैसे दिए। ग्रे ने पैसे लेने में हेजिटेशन दिखाया। उसे लग रहा था कि 1 महीना पहले जाना टू सून है। उसे ऐसा लगा जैसे सैरा उसे गांव से भगा रही है। सैरा ने कहा, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो। ग्रे ने टॉपिक छेड़ा कि आसपास के इलाके में एक ओगर का नेस्ट मिला है। ये सुनकर सैरा शॉक्ड हुई। ग्रे ने बताया कि गांव में गार्ड्स तो हैं ही नहीं। सैरा ने कूल बनने की कोशिश की और कहा कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसने अश्योर किया कि रॉयल कैपिटल से हेल्प आएगी तो चिंता की कोई बात नहीं। उसने ग्रे को एग्जाम के लिए बिना वारीज के जाने को कहा, लेकिन ग्रे समझ गया कि सैरा झूठ बोल रही है। उसे पता था कि गांव को कोई हेल्प नहीं मिलेगी, और अगर गांव डिस्ट्रॉय होने से पहले कुछ हुआ तो उसकी मास्टर सैरा अपनी जान गंवा देगी। उसने अपने पास्ट लाइफ में सुना था कि सैरा अकेले ओगर को मारने गई थी और मारी गई थी, लेकिन उसने सिंपली जवाब दिया, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। उसने सैरा को थैंक यू कहा और बताया कि वो जा रहा है। सैरा ने एक स्मर्क दी और उसे एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस दी। उसी रात जंगल में पेड़ पर स्केलेटन्स लटके हुए थे जिनके मुंह में स्टिक्स घुसी हुई थी। सैरा फॉरेस्ट में पहुंची। स्काउट्स की रिपोर्ट से उसने जंगल में रास्ता ढूंढा और ब्लड का ट्रेल देखा जो सीधे एक ईरी डेन में जा रहा था, लेकिन वो रुक गई जब एक आवाज ने उसे पुकारा, कहाँ जा रही हो? जब उसने ऊपर देखा तो ग्रे एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा था। वो मुस्कुराया और उसे मास्टर कहकर बुलाया। सैरा शॉक्ड थी उसे वहां देखकर। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अकेडमी के लिए निकल जाना चाहिए था। ग्रे ने उल्टा उससे पूछा, तुमने कहा था कि ओगर के नेस्ट को रॉयल कैपिटल की आर्मी हैंडल करेगी, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैरा ने बताया कि इमरजेंसी की वजह से आर्मी नहीं आ सकी, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद इसकी देखभाल करेगी। उसने अश्योर किया कि वो अकेले काफ़ी है, क्योंकि उसने स्काउट्स की रिपोर्ट से नेस्ट की स्ट्रेंथ असेस कर ली है। उसने बताया कि बॉस इट इलीट ओगर है और नेस्ट में कुल 40 से 50 मॉन्स्टर्स हैं। उसने एडमिट किया कि मिनियंस की संख्या थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। ग्रे ने सोचा ये नेस्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ओगर की असली ताकत उसकी इंटेलिजेंस और लीडरशिप में है। ग्रे को सराउंडिंग का रिस्क पता था और इसका मतलब था कि अकेले लड़ना सुसाइडल है, और उसे एक बात की पक्की यकीन थी कि अगर उसने अपनी मास्टर को अकेले जाने दिया तो वो जिंदा नहीं बचेगी और ओगर्स गांव को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसने अपने पास्ट लाइफ में ये फ्यूचर अपनी आंखों से देखा था। उसने कहा कि वो सैरा के साथ जाना चाहता है।
सारा ने मना किया और इंसिस्ट किया कि वो अकेले काफ़ी है। ग्रे ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की, मुझे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस का चांस मिस नहीं करना। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा? इससे सारा हंस पड़ी क्योंकि वो जानती थी कि ग्रे को पता है कि वो अब मॉक बैटल में उससे जीत नहीं सकती। उसने कहा कि रियल फाइट में क्या होगा कोई नहीं जानता, खासकर जब बात मॉन्स्टर्स की हो। खतरनाक ओग्रे के घोंसले को देखकर ग्रे और सारा दोनों तैयार थे, पर सारा ने ग्रे को रोका। उसने कहा कि इतने खतरनाक मिशन के लिए उसे थोड़ा और रियल फाइट्स का अनुभव चाहिए। ग्रे समझ गया कि सारा अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। फिर उसने एक आइडिया प्रपोज किया। सारा क्यूरियस हो गई। ग्रे ने कहा, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा और फिर इस ओग्रे को अकेले हैंडल कर लूंगा। उसकी स्टैंड्स देखकर लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रहा है। डोजो में सन्नाटा छा गया। आखिरकार सारा ने हार मान ली, लेकिन एक कंडीशन रखी, चाहे कुछ भी हो तुम्हें जिंदा वापस आना है। ग्रे ने उसे अश्योर किया और कहा, तुम भी जिंदा रहना। चांदनी रात में वो दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिपे थे, ओग्रे की कॉलोनी को स्पाई करते हुए। टेरेन ऐसा था कि एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। ओग्रों ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ वहां नेस्ट बनाया था। इसका मतलब था कि ग्रे और सारा भी फंस चुके थे। क्योंकि वो इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स से डील कर रहे थे, ग्रे ने सेफ खेलने का फैसला किया। सारा ने कॉलोनी को केयरफुली ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे बॉस कहीं दिखाई नहीं दिया, तो उसने अज्यूम किया कि शायद वो टेंट के अंदर होगा। उनकी बस एक होप थी कि बॉस के बाहर आने से पहले वो ओग्रों की संख्या को कम कर सके। सारा ने ग्रे को इंस्ट्रक्ट किया कि वो साइड में दिखने वाले एनिमीज को हैंडल करे, जबकि वो दूसरी साइड संभालेगी। ग्रे ने अग्री किया और दोनों ने चार्ज कर दिया। एक ओग्रे को कुछ सेंस हुआ। इससे पहले कि वो समझ पाता, सारा उसके सामने थी और उसने एक झटके में उसका सिर काट दिया। दूसरा ओग्रे ने सिर जमीन पर लुढ़कते देखा। उसने तुरंत बाकी ओग्रों को सिग्नल किया और देखते ही देखते एक हॉर्ड चार्ज करती हुई आई। उधर ग्रे अपनी साइड पर एक के बाद एक एनिमीज को काट रहा था। वो फास्ट था, सारा भी। ये सचमुच एक ब्लड बाथ था। आखिरकार दोनों एक साथ आ गए। जमीन पर ढेर सारे ओग्रों के कॉप्सेस पड़े थे। सारा ने ग्रे की तारीफ की और मजाक में पूछा, क्या ये सीरियसली तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? लेकिन ग्रे ने टॉपिक चेंज किया और कहा, शार्प रहो, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। अंदर ही अंदर ग्रे को कुछ गड़बड़ लग रहा था। ओग्रे बहुत वीक थे। अगर वो इतने वीक होते तो उसे यकीन था कि उसकी मास्टर अकेले ही इन्हें हैंडल कर लेती। इसलिए उसे शक हुआ कि असली डेंजर टेंट के अंदर है। अचानक पिच ब्लैक टेंट से एक जोड़ी लाल आंखें बाहर झांकी। वो ग्रे पर लॉक हो गईं और उसे अनईजी कर दिया। बिना देर किए उसने सारा से कहा, हमें अभी निकलना होगा। उसने अर्ज किया, तुरंत भागो। सारा ने पूछा, क्या हुआ? ग्रे पैनिक में चिल्लाया, बस भागो। सारा ने उसका डर कैच किया और दोनों भागने लगे। लेकिन तभी कुछ उनके ऊपर से जंप किया। शॉक में एक ओग्रे उनके सामने लैंड हुआ, रास्ता ब्लॉक करते हुए। सारा ने स्कॉफ किया जब उसने एलीट ओग्रे को देखा। उसने कहा, ये तो ऑनर की बात है कि बॉस खुद हमारे पास आया। लेकिन ग्रे ने कहा, ये बॉस नहीं है। तभी एक और ओग्रे ने थंडरस रोर किया। इतना लाउड था कि सारा ने इंस्टिंक्टिवली अपने कान ढक लिए। तुरंत बाद ओग्रों की एक स्वॉर्म सामने आ गई। वो फ्रेंजी में थे। सारा स्टन थी और पूछा, ये क्या हो रहा है? हॉर्ड के पीछे एक मैसिव ओग्रे खड़ा था। ग्रे ने कहा, ये एलीट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक ओग्रे जनरल है। ये नेस्ट का असली बॉस था। एलीट ओग्रे एग्जिट गार्ड कर रहा था और सामने ओग्रों की भीड़ थी। वो ट्रैप थे। ओग्रे जनरल हिला नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही टेरिफाइंग थी। जैसे ही सारा को पता चला कि ये एक ओग्रे जनरल है, उसे तुरंत समझ आ गया कि वो अकेले इसे नहीं हरा सकते। उसने एलीट ओग्रे की तरफ देखा और सजेस्ट किया कि हम सामने वाले को टेकआउट करें और एस्केप करने की ट्राई करें। उसने अटैक लॉन्च किया, लेकिन ओग्रे ने उसका स्ट्राइक डिफ्लेक्ट कर दिया। सारा ने फोकस किया और फिर से स्लैश किया। उसने इसके शोल्डर पर एक स्क्रैच छोड़ा, लेकिन शॉक में देखा कि वूंड हील होने लगा। ग्रे ने कहा, ये यूजलेस है। जनरल के रोर ने ओग्रों की स्ट्रेंथ और हीलिंग बूस्ट कर दी है, इसीलिए वो अनयूजुअली स्ट्रांग लग रहे थे। अब सारा को एक को हैंडल करने में भी स्ट्रगल हो रहा था। ग्रे फाइट करता रहा। उसने सारा पर भरोसा किया कि वो उसकी बैक कवर करेगी। उसने कहा, तुम्हें जीतना नहीं है, बस मुझे टाइम दो। सारा वरीड हो गई और पूछा, तुम क्या प्लान कर रहे हो? ग्रे ने कहा, अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, उस ओग्रे जनरल को टेक डाउन करना। और वो सीरियस था। एक ओग्रे ने एक्स से ग्रे की स्वॉर्ड पर हिट किया। हमारे मेन कैरेक्टर को हर बार इरिटेट हो रहा था जब वो उसे फ्लैंक करने की ट्राई करते। ओग्रे ने उसकी स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश की, फिर एक्स उठाकर स्ट्राइक किया।
ग्रे अभी हर सामने वाले एनिमी को टेकआउट करने में फोकस था, लेकिन ओग्रे ने उसकी स्वॉर्ड आसानी से तोड़ दी। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी स्वॉर्ड बूस्टेड ओग्रे की पावर हैंडल नहीं कर सकती। ओग्रे ने फिर स्विंग किया और ग्रे ने जस्ट इन टाइम जंप किया। वो ग्लैड था कि उसके पास स्पेयर स्वॉर्ड थी, लेकिन उसे पता था कि वो भी ज्यादा देर नहीं चलेगी। इसलिए उसने फोकस किया सिर्फ ओग्रे जनरल और उसके बीच की हॉर्ड पर। उसने सेकंड स्वॉर्ड निकाली। एक क्विक मोशन में उसने रास्ते में आने वाले ओग्रों को काट दिया। एक ओग्रे ने अटैक करते हुए उसके चीक पर स्क्रैच कर दिया। उसने उसका ब्लो ब्लॉक किया जब ओग्रे ने उसे एक्स से पुशबैक करने की ट्राई की। उसने टंग क्लिक किया, फिर अपनी स्वॉर्ड से और जोर लगाया और ओग्रे आते जा रहे थे। ओग्रे जनरल का वेपन ग्लो करने लगा, फिर उसकी डेफनिंग रोर आई। ग्रे फ्लिंच किया। उसने देखा कि ओग्रे और भी